बच्चों नमस्कार। शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ भेड़ों के रेशों को ऊन से संसाधित करने की विभिन्न चरण, यानी कि भेड़ों के रेशों से ऊन किस प्रकार से बनाई जाती है उसकी विभिन्न चरणों के ऊपर मैं आज प्रकाश डालने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा आप इन सभी चरणों को। देखिए, भेड़ों के बालों को ऊन के धागों में परिवर्तित करने की एक लंबी प्रक्रिया होती है, इसीलिए इसको निम्नलिखित चरणों में संपादित की जा सकती है, यानी इसको अलग अलग चरणों में विभाजित किया गया है। एक एक करके हम सारे चरणों को पढ़ते हैं। लगभग कितने चरण होते हैं? 6 चरण। तो पहला चरण में देखिए क्या करते हैं, हमने भेड़ों के बालों को काटा, यानी कि भेड़ों के बालों की कटाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? भेड़ों के बालों की कटाई की जाएगी। चलिए पढ़ते हैं। जब पाली गई भेड़ हो या पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो उनके बालों को शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन के रेशों की कटाई कहलाती है ना। भेड़ के बाल उतारने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ों को इस मौसम में बालदार त्वचा वाले सुरक्षात्मक आवरण के ना रहने पर भी कोई कठिनाई ना हो। देखिए, सबसे पहली बात क्या होती है, जितनी भेड़ें पाली जाती हैं उनके ऊपर क्या होते हैं? घने बाल होते हैं शरीर के ऊपर। उन बालों को उतार लिया जाता है। उतारा कैसे जाता है? एक मशीन की सहायता से, यानी मशीन के द्वारा बालों को काट लिया जाता है, उतार लिया जाता है। और ये काम गर्मी के मौसम में किया जाता है, क्योंकि देखिए गर्मी के मौसम में करने का फ़ायदा है, क्योंकि गर्मी के मौसम में क्या होगा, उन्हें किसी प्रकार के सुरक्षात्मक आवरण की ज़रूरत नहीं है गर्मी में। लेकिन सर्दी के मौसम में उतारेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं भेड़ों को जो बाल होते हैं वो क्या करते हैं? सुरक्षा कवच का काम करते हैं। तो इसीलिए इनके बालों को गर्मियों में उतारा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। क्या आपने कभी सोचा है कि ऊन के रेशों के लिए भेड़ों के बाल दार त्वचा को उतारने में उन्हें कष्ट क्यों नहीं होता है? इसका कारण है कि त्वचा की सबसे ऊपर वाली परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उगाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि हमारे बाल, जिन्हें कटवाने के से हमें कष्ट नहीं होता, कटवाने के बाद क्या होते हैं? हमारे बाल भी उगाते हैं। होता है कि नहीं होता? भाई, भेड़ के बाल उतर गए तो उसके बाल उतारने से उसको कष्ट क्यों नहीं होता? देखिए, हम अपने बाल कटवाते हैं सर के, तो क्या हमें कष्ट होता है? हमें भी कष्ट नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों। तो इसी प्रकार से जो बाल हैं भेड़ के जब उतरते हैं तो क्यों होता क्या है, जो ऊपरी परत होती है त्वचा की सबसे ऊपरी परत, उसके ऊपर मृत कोशिकाएं होती हैं, यानी मृत कोशिकाओं से बनी होती है, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पे बाल जो होंगे त्वचा पे बाल दोबारा से फिर उगाते हैं, तो जिसके कारण उनको कोई दर्द भी नहीं होता, उनके बाल उतार लिए जाते हैं। आगे देखिए क्या होगा। जिज्ञासा, है ना। कारण जानने का प्रयास कीजिए कि जब आप बाल कटवाते हैं तो कोई दर्द नहीं होता, परंतु जब कोई आपके बाल खींचता है तब दर्द क्यों होता है? चलिए, प्रश्न आपको मैंने दिया, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों, ठीक है, क्यों होता है आपको। दूसरा चरण देखिए क्या होता है। पहला चरण हो गया भेड़ों के बालों की कटाई, दूसरा हो गया अभिमार्जन। अभिमार्जन का मतलब क्या है, देखिए समझते हैं। कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है। देखिए, धोना, भाई गंदे बाल होंगे, भेड़ पता नहीं कहाँ कहाँ लौटती है, उसके बाल को लिया और उसको हमने अच्छी तरह से किस में धोया? पानी की टंकियों में धोया, जिससे उस पर लगी हुई चिकनाई, धूल और गर्द क्या हो, वो निकल जाए। जैसे कपड़े हम लोग धोते हैं ना, वैसे ये भी धोए जाते हैं। यह क्रिया कहलाती है अभिमार्जन। यानी अभिमार्जन का यदि अर्थ देखा जाए, सफाई करना, यानी किसकी? बालों की। कैसे होगी? पानी से होगी, पानी में डाल डाल के डुबो डुबो के जो है इसको धोया जाएगा। आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है। देखिए, पहले मनुष्य करता था, है ना, हाथों से, फिर मशीनें आ गई, मशीन से होने लगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगला काम होता है, हमने इसको सबसे पहले कटाई कर ली, उसके बाद हमने क्या किया? अभिमार्जन, सफाई कर ली। अब हमें छटाई का काम करना है। अभिमार्जन के बाद रेशों की छटाई होती है, यानी उनको छाटा जाएगा। इसमें अच्छे रोएदार रेशों को उसकी लंबाई, चिकनाई और हल्केपन के आधार पर अलग अलग कर लिया जाता है। देखिए किसके आधार पे? लंबे रेशे, चिकने रेशे और हल्के, मतलब हल्के रेशे, मतलब लंबे होंगे, चिकने होंगे और हल्केपन वाले, और इसे अलग अलग कर लिए जाएंगे। छटाई का यह काम हाथों से अथवा मशीनों की सहायता से किया जाता है, यानी हाथों से भी कर सकते हैं, मशीनों से भी कर सकते हैं, यानी छटाई का काम। ठीक है, यानी अच्छे रेशे, हल्के रेशे अलग
और जो लंबे रेशे भारी रेशे अलग। कताई का काम देखिए। अब कताई क्या है? अभिमार्जन से प्राप्त रेशों को सुखा लिया जाता है। देखिए भाई, हमने अभिमार्जन किया, फिर उसके बाद हमने उसको सुखाया, है ना भाई, धोया उसको ढंग से हमने, फिर उसको सुखाएंगे नहीं सुखाएंगे। इस प्रकार प्राप्त छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों की ऊन के धागों के रूप में कताई की जाती है। देखिए, कताई का मतलब होता है कि जो रेशे हैं, रेशों को अब धागा बनाना है। क्या बनाना है? देखिए, रेशे हमने धो लिए, हमने काटे, फिर धो लिए, फिर उसके बाद छाँट लिए, अब होगी कताई, क्योंकि हमने एक जैसे रेशे इकट्ठे कर लिए हैं, अब उनकी कताई होगी। कताई मतलब उनको धागों के रूप में रेशों से क्या किया जाएगा? छोटे छोटे कोमल और फूले हुए रेशों की ऊन के धागों के रूप में कताई की जाएगी। ठीक है। देखिए, इसके बाद मैं आपको अभी चित्र भी दिखाऊंगा, पहले हम सारे चरण समझ लेते हैं। जब कताई हो जाएगी फिर होगी रंगाई, यानी भेड़ों तथा बकरियों से प्राप्त रेशे प्रायः काले, भूरे अथवा सफ़ेद रंग के होते हैं। देखिए, काले होंगे या तो भूरे होंगे या सफ़ेद रंग की भेड़ें होती हैं। विविधता पैदा करने के लिए इन रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। किसमें की जाती है? विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। इस प्रक्रिया में रंग बिरंगे ऊनी रेशे अक्सर आपस में उलझ जाते हैं। देखिए, अब क्या होगा, इनको हम प्राय हमें जो रेशे मिलते हैं वो काले, भूरे और सफ़ेद रंग के मिलते हैं, लेकिन हमें अलग अलग रंग के या विविधता पैदा करने के लिए इनमें इन रेशों में क्या मिलाएंगे? विभिन्न विभिन्न प्रकार के रंग मिलाए जाएंगे। ठीक है, इनकी रंगाई की जाएगी। और इसमें होगा क्या कि जो जो रेशे हैं वो क्या होगा, इस प्रक्रिया में रंग बिरंगे ऊनी रेशे आपस में क्या होंगे? उलझ जाते हैं। ठीक है। अब आगे देखिए, छठा और आखिरी चरण, ऊनी धागा बनाना। रंगाई के पश्चात, यानी रंगाई हो गई उसके पश्चात प्राप्त इन रेशों को सुलझाया जाता है, यानी सुलझाकर सीधा किया जाता है, फिर लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है, यानी कि उनको लपेटा जाएगा रील के अंदर, और लंबे रेशों को काट कर स्वेटरों की बुनाई वाले ऊन में। अब देखिए, स्वेटरों की बुनाई वाली ऊन अलग होगी, और अपेक्षाकृत छोटे छोटे रेशों की काट कर ऊनी वस्त्रों की बुनाई में उपयोग किया जाता है। देखिए, लंबे रेशों को काट कर किसमें बनाया था? स्वेटरों की बुनाई वाले ऊन बनाई जाती है, यानी स्वेटरों की ऊन बनाई जाती है। और जो छोटे छोटे रेशों की को काट कर उनको किसमें बदला जाता है? ऊनी वस्त्रों की बुनाई में उपयोग किया जाता है। यानी ऊनी वस्त्र, स्वेटर, ये कुछ बारीक रेशे इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ हमारे लंबे रेशे इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसलिए अलग अलग तरीके से इनकी कताई करके इनके आपको ऊन ऊन बना दी जाती है उसकी। ठीक है। तो ये था हमारा कि ऊनी धागा तैयार करना कैसे, भेड़ के बालों की कताई करके हमने ऊनी धागे को तैयार कर लिया। ये थे 6 चरण। अब इसके चित्र देख लेते हैं। देखिए, पहला वाला जो कह रहा है ऊन को उतार रहा है भेड़ से, देखिए लिटा लिया उसने, उतार जा रहा है। दूसरा देखिए, ये टब में धो रहा है, जिसको बोलते हैं अभिमार्जन। ठीक है, धो के इसकी गर्द जो है, गंदगी जो है, चिकनाई, उसको साफ कर देगा। उसके बाद ये देखिए मशीन लगी हुई है, इस मशीन के द्वारा क्या किया जा रहा है? मशीनों द्वारा अभिमार्जन, ये धोया जा रहा है, यहाँ भी धोया जा रहा है, ये टंकियों में धोया जा रहा है, ये मशीन के द्वारा धोया जा रहा है। उसके बाद किया जा रहा है, धोने के बाद ऊन का धागा बनाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए मशीन के द्वारा ये क्या किया जा रहा है? ऊन की कताई की जा रही है। ठीक है, धागों के रूप में तैयार किया जाता है, यानी कताई करना मतलब धागों के रूप में तैयार करना ऊन को। तो ये थे हमारे 6 चरण। ठीक है बच्चों। अब देखिए, यहाँ पर एक जो है कुछ और भी जाने इसमें दिया गया है, वो जान लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है। यानी कि ऊन उद्योग में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं अपनी बेचारे, और उनको जो है उसके लिए जीविकोपार्जन मतलब अपनी जीविका का उनका, यानी कि डेली डेली काम करते हैं, यानी वो इससे उनको क्या मिलता है? उनको पैसे मिलते हैं, और जिससे वो अपने जीवन चलाते हैं, जीवन यापन करते हैं। तो उनके जो है ये साधन है। अब क्या होता है, परंतु जंतु रेशों की छटाई करने वाले कारीगर कभी कभी एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। देखिए, एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से ये संक्रमित हो जाते हैं जब ये जानवरों के पास जाते हैं। ठीक है, रेशों की छटाई करते समय, जो कुछ समय बाद में घातक रुधिर रोग यानी सोर्टर्स रोग के रूप में दिखाई देने लगता है। देखिए, होता क्या है, जो एंथ्रेक्स जीवाणु है जब ये ब्लड में चला जाएगा तो ये क्या करता है? एक घातक रुधिर रोग बन जाता है इंसान के अंदर, जिसको बोलते हैं रोटर्स रोग। ठीक है, किसी भी उद्योग में
कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। देखिए, अब मजदूर बेचारे कमाने के लिए गए और उन्होंने जो है वहाँ पे छटाई का काम किया, और छटाई करने के बाद उनके अंदर एंथ्रेक्स नामक जीवाणु का संक्रमण हो गया। जैसे कोरोना वायरस का संक्रमण आज चल रहा है ना, किससे आया, कोई कहता है जानवर से आया, कोई कहता है कि जो है उससे आया, क्या नाम है, चमगादड़ से आया, पता नहीं कहाँ से आया ये, लेकिन आया किसी जानवर से ही, जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन इसी प्रकार से देखिए, ये जो भेड़ों के जो है इस उद्योग में काम करते हैं, उन उद्योग में उन लोगों को भी ये सॉर्टर्स नामक रोग हो जाता है। ये जोखिम ही है ज़िंदगी के लिए, उनको झेलना पड़ता है। भेड़ों की संख्या की दृष्टि से चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का विश्व में तीसरा स्थान है, यानी चीन, ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि क्या होता है, घने घने वहाँ पर जो है जंगल हैं, तो इसकी वजह से जो है बहुत सारे घास के मैदान हैं, और जिसकी वजह से भेड़ों को पाला जाता है। ठीक है, और विश्व में तीसरा स्थान भारत का है। चीन और ऑस्ट्रेलिया जो है वो भारत से ऊपर स्थान पर है। गुणवत्ता की दृष्टि से न्यूजीलैंड की मैरीनो भेड़ों से सबसे अच्छा ऊन प्राप्त करता है। मतलब सबसे अच्छा ऊन कहाँ मिलता है, न्यूजीलैंड की भेड़ों से। और वो न्यूजीलैंड की भेड़ों क्या नाम है, मैरीनो भेड़ों। यानी मैरीनो भेड़ जो है वो सबसे बेहतरीन भेड़ है, जिससे कि सबसे बेहतरीन विश्व का जो है ऊन प्राप्त किया जाता है, और वो कहाँ है, न्यूजीलैंड में। ठीक है, ठीक है बच्चों, कल हम आपको रेशम के बारे में पढ़ाएंगे, और रेशम के कीट का जीवन चक्र क्या होता है, रेशम का कीट का पालन कैसे होता है, और कोकून से रेशम किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। ये तमाम जानकारी मैं आपको कल दूंगा। ठीक है बच्चों, यदि इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके मन में हो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है, और इसको देखिए ध्यान से, यदि समझ में नहीं आता दोबारा देखिए, बार बार देखिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।